नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दूसरे एवं तीसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि पढ़ना है उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा यूनिट पेडागोजी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसके अंतर्गत जो शब्द है समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा कहने का मतलब ये है कि आपको सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है, चाहे बच्चे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग हो या वंचित हो किसी वर्ग से, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हो, विकलांग हो या कहें दिव्यांग हो। तो किसी भी प्रकार से बच्चा आपको मिले तो उसको आपको अपनी क्लासरूम में पढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं होगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल होगा। तो इसमें बहुत ही होनहार जो छात्र हैं वो भी, और जो कम होनहार छात्र हैं वो भी, जिनमें कुछ समस्यात्मक बालक है वो भी, सभी एक साथ एक ही क्लासरूम में आपको पढ़ाना है। इसी का अर्थ है समावेशी शिक्षा, इसी को कहते हैं। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहने का मतलब ये है जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है पढ़ाने के लिए। कुछ उनको कठिनाई होती है पढ़ने लिखने में, कुछ शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, इस तरीके से बच्चे। तो वंचित व कमज़ोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वालों का शिक्षण। आपके पास जो बच्चे आए हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर आप जानते हैं बहुत सारी विविधता हो सकती है, धर्म अलग-अलग हो सकते हैं। कई बच्चे गरीब और वंचित वर्ग से हो सकते हैं। वंचित कहने का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जिसके घर में, परिवार में कुछ आर्थिक समस्या हो, पढ़ने लिखने का माहौल ना हो, उनको हम लोग बोलेंगे वंचित वर्ग। तो ऐसे बच्चों को भी आपको बिना भेदभाव के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, उन्हें समान अवसर प्रदान करना है, ना कि उनके घरेलू वातावरण और मातृभाषा का अपमान करना है। उन सभी को आपको सम्मान करना है और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें है विकलांगता, सीखने में कठिनाई और विकलांगता। तो सीखने में कठिनाई, इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की अधिगम अक्षमता शामिल है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, अर्थात पढ़ने की समस्या। ऐसे बच्चे जिनको बोर्ड में लिखा है या कॉपी में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें लेक्सिया जो शब्द है उसका अर्थ है पढ़ने से संबंधित, और डिस का अर्थ ये है कि वो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है तो उसको नकारात्मक बना देता है। तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित समस्या। उसके बाद में डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखने से संबंधित। तो ऐसी समस्या, ऐसी कठिनाई जिसमें बच्चे को लिखने से संबंधित समस्या होती है। उसके बाद डिसकैल्कुलिया, ये तीसरे प्रकार का समस्या है। इसमें बच्चों को गणितीय गणनाओं को करने में समस्या होती है, ठीक है। किसी और मतलब गुणा भाग करने के लिए बोलेंगे आप लोग तो अच्छे से कर नहीं पाते हैं, कुछ आंतरिक समस्याएं होती हैं जिसको प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे सुधार हो जाता है। उसके बाद एक होता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया कहने का मतलब ऐसी समस्या जिसमें बालक अच्छे से भाषा को बोल नहीं पाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, अगर बोल रहा है तो टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा है, ये डिस्फेसिया का उदाहरण है। फिर शारीरिक एवं संवेदी दिव्यांगता इसी के अंतर्गत आएगी, विकलांगता के अंतर्गत। इसमें कुछ बच्चे आपको दृष्टि बाधित मिलेंगे, श्रवण बाधित मिलेंगे, अस्थि बाधित मिलेंगे। तो सभी बच्चों को उसी क्लास में पढ़ाना है आपको, और उनके अनुरूप व्यक्तिगत रूप से बच्चों को ध्यान देना है, और उनके अनुरूप आपको अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव करने होंगे, और ताकि उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आपको प्रयोग करना है, अलग अलग उदाहरण देना है, इस तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर सृजनात्मक एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे क्लास में जो उनकी उम्र के जो बाकी बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा होशियार, टैलेंटेड होते हैं। तो उन बच्चों को आप बहुत स्लोली पढ़ाएंगे,
तो वो स्लो लर्नर नहीं है, वो फास्ट लर्नर है, तो उनको क्लास में बोरिंग लग सकता है, बोरियत लगेगा। तो ऐसे बच्चों को आप चुनौती भरा कार्य दे सकते हैं, कुछ कठिन सवाल दे सकते हैं ताकि उसमें वो लोग एंगेज रहें, उनकी भी योग्यता का उस आपको सम्मान करना है और उसको बताना है। सृजनात्मकता कहने का मतलब ये है ऐसे बच्चे जिनको आप कुछ बताएं तो उसके आधार पे कुछ नया तर्क वो लगा सके, अपने तरफ से कुछ इनपुट दे सके, ऐसा बच्चा कुछ पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों का बना सके, मतलब क्रिएटिविटी ऐसे बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे बच्चे आपको क्लास में देखने को मिलेंगे जो आप पढ़ाएंगे उसको तुरंत समझ लेंगे, आपके साथ साथ उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो ये अलग अलग तरह से बच्चे आपको मिलेंगे जिन्हें एक साथ आपको क्लास में पढ़ाना है। उसके बाद तीसरा यूनिट हम लोग देखते हैं सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षण सीखने के आधारभूत तरीके, पहला इसका पॉइंट है सीखने के आधारभूत तरीके। तो इसमें होता क्या है, आप ये मान के चलिए कि आपको स्कूल में, विद्यालय में सिर्फ बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को समझाना है, वह उसको तार्किक बनाना है, उसको व्यवहारिक अनुभव देना है और उसी के माध्यम से वो ज्ञान को आत्मसात करेगा और सीखेगा। ठीक है, आपको रोट लर्निंग नहीं करवानी है, आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी है बच्चे को। उसके बाद बच्चों के सीखने की व्यू रचना, व्यू रचना मतलब स्ट्रेटजी, आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं। तो सीखते कैसे हैं, पहले में हमने समझा कि आपको बच्चे को तार्किक बनाना है, अनुभव करवाना है, चीज़ों का सिखाना है, उनको व्यवहारिक ज्ञान देना है, एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे ऐसे कि रियल लाइफ से जुड़े हुए हों। उसके बाद बच्चों के सीखने की व्यू रचना मतलब स्ट्रेटजी, कैसे सीखते हैं बच्चे उसको समझना पड़ेगा आपको। तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, अनुकरण करके या इमिटेशन करके सीखते हैं बच्चे, मतलब आपको देख के सीखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है एक शिक्षक को आदर्श रूप में स्कूल में रहना चाहिए, अपना व्यवहार को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, गतिविधियों के माध्यम से कुछ चीज़ों को अवलोकन करके सीखेंगे, देख के ऑब्जर्व करके, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसको बारीकी से देखेंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, या कोई चीज़ मान लो आपको पेड़ का एग्जांपल देना है कि पेड़ का कैसे विकास होता है, पौधा रहता है फिर वो पेड़ बनता है, तो उसको वो ऑब्जर्व कर किया होगा ज़िंदगी में, तो उसको उसको ध्यान आएगा वो चीज़ें, तो ऐसा सीखते हैं। फिर इसी प्रकार से बच्चे किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है, फिर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, फिर करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं हम लोग। फिर सामाजिक क्रियाकलाप, सेकंड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट है सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, अर्थात बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम इसी के अंतर्गत आता है, सामाजिक अधिगम जिसको लेव वायगस्सी ने इसका सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा, लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान को समाज से लेते हैं, समाज से अपना ज्ञान बनाते हैं, समाज से वार्तालाप करके और अंतःक्रिया करके। वार्तालाप, समाज कहने का मतलब विद्यालय परिसर में बच्चा आ रहा है तो उसको उसके पीयर ग्रुप मिलेंगे, बहुत सारे साथी मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, उन सब से सवाल होगा, जवाब होगा, बातचीत होगा, चर्चा होगा, तो ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। फिर सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इसी परिप्रेक्ष्य को आपको समझना है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, ये परिप्रेक्ष्य है आपका, यही एस्पेक्ट्स है, इसी को आपको समझना है। फिर समस्या समाधान, बालक जो है समस्या समाधान करने वाला, वह वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में आपको मानना है। बालक को कैसा मानना है कि बालक समस्या को समाधान करने वाला है, उसको आप समस्या देंगे, उसका वो समाधान करेगा, ऐसा वो मान के चलिए, उसी को सोच के आपको उसको पढ़ाना है। और उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने की क्षमता है, अर्थात वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद बनाएगा। आप ये नहीं है कि आपके पास जो ज्ञान है उसको चिपका दिए, रोड लर्निंग नहीं करना है, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, आप उसको बताते जाएंगे, वो खुद तर्क लगाते जाएगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, समझेगा और खुद नॉलेज को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद संज्ञान एवं संवेग, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संज्ञान कहने का मतलब बौद्धिक क्षमता से है और संवेग कहने का मतलब भावात्मक पहलू से है। तो बच्चे का
जो भावात्मक पहलू है वो भी एक तरह से संज्ञान को या बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई बच्चा उदास है या घर का कोई टेंशन है बच्चे को, तो वो बच्चा अच्छे से क्लास में मन नहीं लगा पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और ये इसको दूसरे पक्ष से ऐसा सोचें कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, आनंदित है, घर में बढ़िया उसको प्यार मिलता है, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा। उसके बाद अभिप्रेरणा व सीखना। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, और सीखना तो मतलब समझ गए लर्निंग। तो सीखने का अभिप्रेरणा से, लर्निंग का मोटिवेशन से क्या संबंध है? तो बहुत बड़ा संबंध है। आप लोग जान रहे हैं, हम लोग किस चीज़ को करते हैं, सीखते हैं, तो उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। बच्चों के केस में भी यही होता है। क्या होता है कि जो मोटिवेशन है बच्चे को दो प्रकार से मिलता है। पहला होता है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें बच्चा खुद अनुभव करता है कि मुझे चीज़ों को जानना है, उसके में जानने की जिज्ञासा होती है, आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ता है, उसकी रुचि होती है, तो ये अंदर से उत्पन्न हो रहा है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। उसके बाद एक होता है बाह्य प्रेरणा, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब बच्चा पुरस्कार या प्रशंसा पाने के लिए या अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ता है या दंड से बचने के लिए पढ़ता है, तो वहाँ पे हो गया बाह्य प्रेरणा। तो सबसे अच्छा अभिप्रेरणा क्या है बताइए आप लोग? इसमें वही होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद में सीखने में सहयोगी कारक। तो सीखने में सहयोगी कारक क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिगत कारण कहने का मतलब ये है कि बच्चे की पर्सनल जो रीज़न्स हैं पढ़ाई लिखाई जिससे बाधित हो सकती है, जैसे कि बालक की उम्र, उसकी मैच्योरिटी, परिपक्वता, उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है इसमें, उसका रुचि हो सकता है, बच्चे में आत्मविश्वास कितना हो सकता है। आत्मविश्वास रहेगा तो जल्दी सीखेगा। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा किसी बच्चे में तो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखेगा, बजाय उसके जिसके में एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। उसके बाद पर्यावरणीय कारक मतलब वही बच्चे के आसपास का माहौल, इसमें विद्यालय, मित्र, परिवार, शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसका दृष्टिकोण, उसकी पढ़ाने की शैली, बच्चे को जो मिल रहा है वो भौतिक संसाधन, तमाम तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आखिर पहला यूनिट को मैंने पहले बता दिया था, तो दूसरे और तीसरे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको बताऊं, इसी से आपके बहुत सारे प्रश्न, इसी आधार पे आपके बहुत सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। अगर आप प्रश्न लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।